लेट्स माई कॉर्पोरेट दुनिया के साथ मैं प्रदक्षिणा। हम बात करेंगे बिजनेस की चालों की, मार्केट की धड़कनों और कंपनियों की उड़ानों की। कॉर्पोरेट दुनिया, बाजार का वो हर पहलू जिसे जानना जरूरी है। नमस्कार, लेट्स माइक के एक बिल्कुल नए जानकारियों से भरपूर शो में आपका स्वागत है, जिसका नाम है कॉर्पोरेट दुनिया। ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है, बल्कि एक खिड़की है उस दुनिया की तरफ जहाँ बिजनेस की चालें, स्टार्टअप्स की उड़ानें, मार्केट की धड़कनें और कंपनियों के भीतर की कहानियां आपको समझाई जाएंगी, आसान, रोचक और भरोसेमंद अंदाज में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कारोबार की दुनिया की आज की खबरों पर। $76 के पास पहुंचा क्रूड, फिर भी सस्ते हुए पेट्रोल डीजल। मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए सरकार लाएगी अलग पॉलिसी। एमएसएमई क्षेत्र में डिजिटल ऋण सुविधाएं बढ़ाई जाएं। राजस्थान में मिनरल एक्सप्लोरेशन में पहली बार होगा एआई का प्रयोग। सरकारी तेल कंपनियों ने देश के कई राज्यों में पेट्रोल डीजल की खुदरा कीमतों में बदलाव किया है। ग्लोबल मार्केट में क्रूड का दाम बढ़ने के बावजूद कंपनियों ने आम आदमी को राहत देते हुए कीमतों में कटौती कर दी है। ग्लोबल मार्केट में क्रूड का भाव एक बार फिर $76 प्रति बैरल को पार कर गया है। इसका असर दुनिया भर के तेल बाजार पर दिख रहा है। कटौती से यूपी और बिहार सहित देश के कई राज्यों में तेल की खुदरा कीमतों में गिरावट आई है। हालांकि दिल्ली, मुंबई जैसे देश के चारों महानगरों में तेल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। सरकार मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए अलग से नीति ला रही है। नीति आयोग की सिफारिश पर एमएसएमई मंत्रालय इस पर विचार कर रहा है। नीति आयोग ने मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए अलग से वित्तीय व्यवस्था, उनके कारोबारी संचालन में टेक्नोलॉजी का अधिकाधिक इस्तेमाल, अनुसंधान और विकास पर जोर, श्रमिकों का विशेष प्रशिक्षण और मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए केंद्रीकृत पोर्टल बनाने की सिफारिश की है। मीडियम एंटरप्राइजेस को प्रोत्साहित करने से मैन्युफैक्चर और निर्यात दोनों को बढ़ाया जा सकता है। इससे देश में रोजगार में बढ़ोतरी होगी। एमएसएमई का देश के जीडीपी में 29% तो निर्यात में 40% का योगदान है। गौरतलब है कि 2025-26 के बजट में एमएसएमई की परिभाषा को बदल दिया गया और नई परिभाषा के मुताबिक 500 करोड़ तक के टर्नओवर वाली यूनिट मीडियम एंटरप्राइज के दायरे में आएगी। पहले ये सीमा 250 करोड़ की थी। एक माइक्रो यूनिट में औसतन 5.7 लोगों को नौकरी मिलती है, तो स्मॉल यूनिट में औसत 19.11 लोगों का है। दूसरी तरफ एक मीडियम एंटरप्राइजेस में औसतन 79.14 लोगों को प्रत्यक्ष नौकरी मिलती है। इसलिए मीडियम एंटरप्राइज के बढ़ने से रोजगार की संख्या भी बढ़ेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फिनटेक सेक्टर से एमएसएमईज के लिए डिजिटल ऋण सुविधाएं और ज्यादा बढ़ाने की अपील की। उन्होंने कहा कि भारत की फिनटेक तकनीकें वैश्विक मंच पर भी उपयोगी साबित हो सकती हैं और इससे भारतीय कंपनियों के लिए नए बाजार खुलेंगे। इसके साथ ही सीतारमण ने बताया कि अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूपीआई पेमेंट्स की स्वीकार्यता बढ़ रही है। अब भूटान, फ्रांस, मॉरिशस, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका और यूएई की दुकानों पर यूपीआई से भुगतान संभव है। उन्होंने कहा कि हमारे फिनटेक मॉडल को दुनिया भर में अपनाया जा रहा है। भारतीय फिनटेक सेक्टर 2028-29 तक $400 अरब के आंकड़े को छू सकता है और इसकी सालाना वृद्धि दर 30% रहने का अनुमान है। इसके साथ ही सीतारमण ने ये भी बताया कि डीबीटी योजना से अब तक 44 लाख करोड़ रुपए सीधे लोगों के खातों में भेजे गए हैं, जिससे 3.48 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। सीतारमण ने डिजिटल पेमेंट अवार्ड्स 2025 कार्यक्रम में कहा कि भविष्य का वित्तीय ढांचा फिजिकल होगा, यानी डिजिटल और फिजिकल दोनों तरीकों का संयोजन। इससे ग्राहकों को बेहतर सेवा और विश्वास मिलेगा। सेबी बोर्ड ने पीएसयूज के लिए स्वेच्छा से डीलिस्ट होने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए प्रस्तावों को मंजूरी दी है। जिन सरकारी कंपनियों में सरकार की 90% से अधिक की हिस्सेदारी है और मार्केट में लिस्टेड हैं, वो अपनी स्वेच्छा से डीलिस्ट हो सकती हैं। हालांकि इस नियम में कई कंपनियों को बाहर रखा गया है। इसके साथ ही सेबी बोर्ड ने मीटिंग में विदेशी निवेशकों के भारतीय बाजार में निवेश करने के नियमों को और आसान बनाने की मंजूरी दी है। सेबी बोर्ड ने स्टार्टअप्स के लिए एक बड़ा ऐलान किया। अब स्टार्टअप के फाउंडर्स और कर्मचारी अपनी कंपनी के आईपीओ के बाद भी अपने ईएसओपी को रख सकेंगे। पहले ये नियम सख्त थे, लेकिन अब इस छूट से स्टार्टअप्स के टैलेंट को आकर्षित करने में और रखने में मदद मिलेगी। सेबी ने एफपीआई के लिए बड़ा कदम उठाया है। जो एफपीआई सिर्फ भारतीय सरकारी बॉन्ड्स में निवेश करते थे, उनके लिए रजिस्ट्रेशन और कंप्लायंस के नियम आसान कर दिए गए हैं। इसके लिए एक नई एफपीआई कैटेगरी बनाई गई है, जिसे आईजीपी एफपीआई कहा जाएगा। इससे विदेशी निवेशकों को भारत के बॉन्ड मार्केट में निवेश करना ज्यादा आसान हो जाएगा।
और दक्षिण पूर्व एशिया के विकसित और विकासशील देश एआई निवेश के डेस्टिनेशन बन गए हैं। इनमें भारत, सिंगापुर और मलेशिया तेजी से डाटा केंद्र और चिप निर्माण परियोजनाओं के लिए प्रमुख स्थान बन रहे हैं। ये बाजार कम लागत, बढ़ती मांग और तकनीकी निवेश के लिए अनुकूल हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और डिजिटल टैलेंट पूल इसे डाटा केंद्र प्रदाताओं और चिप निर्माण कंपनियों के लिए अनुकूल स्थान बनाती है। मूडीज एनालिटिक्स की रिपोर्ट में बाधाओं को पार कर रहा एआई के अनुसार, जब वैश्विक निवेश और व्यापार की रफ्तार धीमी हो रही है, तब भी एआई पर खर्च लगातार बढ़ रहा है। रिपोर्ट में कहा गया, हालांकि व्यापार और जियोपॉलिटिकल तनाव अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित कर रहे हैं, फिर भी एआई की मांग इतनी ज्यादा है कि आपूर्ति कम पड़ रही है। इस अंतर को पाटने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर डाटा केंद्र और सेमीकंडक्टर परियोजनाओं में पूंजी लगा रहे हैं। सरकार ने घोषणा की है कि अब फास्टैग के लिए सालाना पास का ऑप्शन भी मिलेगा। इसकी कीमत 3,000 रुपए होगी। 15 अगस्त से पास मिलने लगेगा। अभी केवल मंथली पास और जरूरत के हिसाब से रिचार्ज की सुविधा मिलती है। ये पास प्राइवेट व्हीकल्स जैसे कार, जीप, वैन के लिए है। ये 1 साल के लिए या 200 टोल क्रॉस करने के लिए वैलिड होगा। यानी एक टोल क्रॉस करने की कीमत अब करीब 15 रुपए आएगी। सरकार का दावा है, इससे देश भर के नेशनल हाईवे के टोल पर भीड़ भी कम होगी। उच्चतम न्यायालय ने 2,700 करोड़ रुपए के बैंक धोखाधड़ी से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एमटेक समूह के पूर्व अध्यक्ष अरविंद धाम को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने कहा कि तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने 7 अप्रैल को धाम को जमानत देने से इनकार कर दिया था और उन्हें जेल में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था। पीठ ने कहा, हम याचिकाकर्ता के हथकंडे से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हैं। आपकी एसएलपी को इस अदालत की 3 न्यायाधीशों की पीठ ने खारिज कर दिया था। अब आप छुट्टियों के दौरान उसी मामले में दोबारा राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे पहले ही खारिज किया जा चुका है। हाल ही में ईडी ने 2,700 करोड़ रुपए के कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ऑटोमोटिव पार्ट्स निर्माण कंपनी एमटेक समूह की 550 करोड़ रुपए से अधिक की नई संपत्तियां अस्थायी रूप से कुर्क की हैं। राजस्थान में खनिजों की खोज के लिए अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व मशीन लर्निंग तकनीक का भी सहयोग लिया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के तहत भीलवाड़ा और भरतपुर के साथ ही चित्तौड़गढ़ के कुछ स्थानों पर एआई के माध्यम से क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक खनिज संभावित क्षेत्रों को चिन्हित किया जाएगा। खनिज क्षेत्र में नवाचार के तहत एआई के उपयोग का निर्णय लिया गया है और इसके लिए राजस्थान स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट द्वारा केंद्र सरकार द्वारा नोटिफाइड प्राइवेट एक्सप्लोरेशन एजेंसी के साथ काम शुरू किया जाएगा। अब राज्य के भूगर्भ में छिपे बेशकीमती खनिजों के खोज कार्य को गति देने पर जोर दिया जा रहा है, ताकि प्रदेश में उपलब्ध 82 प्रकार के खनिजों में से अधिक खनिज भंडारों की खोज कर खनन किया जा सके। वर्तमान में राज्य में 57 प्रकार के खनिजों का खनन हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अध्ययन से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर खनिज संभावित चिन्हित स्थानों पर प्राथमिकता से ड्रिलिंग करवाते हुए सैंपल्स का रासायनिक विश्लेषण करवाया जाएगा और उसके परिणामों के आधार पर ब्लॉक तैयार कर नीलामी की कार्रवाई की जाएगी। लेट्स माइक पर चर्चा टाटा औद्योगिक घराने की। यह भारत का दूसरा सबसे पुराना और सबसे प्रतिष्ठित समूह है। इसके उत्पाद किसी न किसी रूप में दुनिया के 7 उपमहाद्वीपों में पाए जाते हैं। इसकी स्थापना 1868 में जमशेदजी नसरवान जी टाटा ने की थी। 1877 में उन्होंने मुंबई में पहली कपड़ा मिल खोली, जिससे समूह की नींव पड़ी। 1904 में मुंबई में ताजमहल होटल की स्थापना हुई, जो भारत का पहला वर्ल्ड क्लास लग्जरी होटल था। 1907 में टाटा स्टील्स ने भारत में पहली बार इस्पात का उत्पादन शुरू किया। 1910 में ऊर्जा के क्षेत्र में टाटा पावर अस्तित्व में आई। 1932 में बतौर पहली भारतीय एयरलाइन टाटा एयरलाइंस का आगाज हुआ। 1939 में नमक, उर्वरक और रसायन के क्षेत्र में टाटा केमिकल्स। 1945 में ऑटोमोबाइल और लोकोमोटिव्स में टेल्को, जो बाद में टाटा मोटर्स बनी। 1954 में एसी रेफ्रिजरेशन के क्षेत्र में वोल्टास। 1964 में चाय कॉफी ब्रांड्स की टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। 1968 में देश की सबसे बड़ी आईटी सेवा प्रदाता कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज
1984 में घड़ियों और आभूषण के क्षेत्र में टाइटन, 1996 में दूरसंचार के क्षेत्र में टाटा टेली सर्विसेज, 2006 में डीटीएच सेवा प्रदाता टाटा स्काई, 2007 में डिफेंस और एरोस्पेस के क्षेत्र में सक्रिय टाटा एडवांस सिस्टम्स और रियल एस्टेट में टाटा रियल्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, और 2019 में ई कॉमर्स प्रदाता टाटा डिजिटल। यदि अधिग्रहण की बात करें तो टाटा ने सन 2000 में मशहूर ब्रिटिश चाय कंपनी टेटली खरीदी, 2004 में सिंगापुर की स्टील कंपनी नेट स्टील, 2005 में थाईलैंड की मिलेनियम स्टील, 2006 में ब्रिटिश केमिकल कंपनी ब्रूनर मॉन्ड, 2007 में यूके और नीदरलैंड की स्टील कंपनी कोरस, 2008 में यूएस की मशहूर कार कंपनी फोर्ड से जैगुआर और लैंड रोवर, 2008 में ही अमेरिका की सोडा ऐश कंपनी जनरल केमिकल इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, 2011 में अमेरिकी चाय ब्रांड गुड अर्थ, 2021 में भारतीय ऑनलाइन किराना कंपनी पिक बास्केट और ऑनलाइन फार्मेसी और हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म 1mg, और 2022 में भारतीय राष्ट्रीय विमानन कंपनी एयर इंडिया जैसे बड़े अधिग्रहण किए। इससे कंपनी की वैश्विक उपस्थिति और क्षमता तो बढ़ी ही, नए क्षेत्रों में प्रवेश करने का भी अवसर मिला। समूह का करीब 66% हिस्सा टाटा ट्रस्ट के पास है, जो शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में काम करता है। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च टाटा की ही देन है। कुल मिलाकर टाटा समूह की आज 100 से अधिक कंपनियां हैं, इनमें से करीब 30 लिस्टेड हैं। इन्हें टाटा सन्स नियंत्रित करता है, जो टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी है। लिस्टेड कंपनियों का कुल बाजार पूंजीकरण 3.5 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक है। यदि टाटा समूह के कुल राजस्व की बात की जाए तो पिछले वित्त वर्ष तक ये आंकड़ा 13,778 अरब रुपए था। अब जरा यह भी जान लें कि किन हस्तियों की अगुवाई में टाटा समूह आगे बढ़ा, तो जाहिर है समूह के पहले अध्यक्ष थे संस्थापक जमशेदजी नसरवान जी टाटा, जिन्हें भारत में औद्योगिक क्रांति का अग्रदूत माना जाता है। इनके बाद आए उनके बड़े बेटे दोराबजी टाटा। उनके नेतृत्व में समूह स्टील और बिजली क्षेत्र में आगे बढ़ा। इसके बाद गैर टाटा परिवार के पहले मुखिया बने नैरोजी सकलतवाला, जिन्होंने टाटा एयरलाइंस की नींव रखी। फिर समूह की कमान संभाली जेआरडी टाटा ने, जिन्हें सबसे प्रभावशाली अध्यक्ष माना जाता है। एयर इंडिया, टाटा मोटर्स, टाटा केमिकल्स और टीसीएस तक विस्तार कर उन्होंने टाटा को भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक समूह बनाया। इसके बाद आते हैं रतन टाटा। इन्होंने समूह को अंतरराष्ट्रीय विस्तार दिया और भारत केंद्रित समूह से टाटा को वैश्विक ब्रांड बना दिया। रतन टाटा ने ही गैर टाटा परिवार के साइरस मिस्त्री को अपना उत्तराधिकारी चुना था। मिस्त्री ने डिजिटल और टेक्नोलॉजी फील्ड में निवेश तो बढ़ाया, लेकिन नेतृत्व पर विवाद भी हुआ और उन्हें अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। फिलहाल टाटा सन्स के अध्यक्ष नटराजन चंद्रशेखरन हैं, जिन्होंने टीसीएस को स्टैब्लिश किया था। वहीं 2024 में रतन टाटा के निधन के बाद उनके सौतेले भाई नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष चुना गया। वही टाटा ट्रस्ट जो टाटा सन्स में 60% हिस्सेदारी रखता है। तो कैसा लगा हमारा ये टाटा अंक, हमें जरूर बताइए। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.
Let's Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.